हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री हंसराज अहीर। आइए बात करते हैं अहीर साहब से, क्या है सरकार की यूरिया को लेकर नीति और किसानों के लिए फैसले। सर, किसानों के लिए जो नीम लेपित यूरिया है उसको लेकर सरकार ने काफ़ी प्रोत्साहन की योजनाएं बनाई है, किस तरह की पहल है ये? देखिए, हमारे देश में ये विरासत है हम लोगों के लिए परंपरागत। हम नीम का खेती के लिए उर्वरक के रूप में उपयोग किया करते थे और अभी सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना बनाई है हमारे मंत्रालय ने। और नीम लिपित यूरिया बनाने के लिए, उत्पादन के लिए, बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने उसके सारे रास्ते खुल दिए हैं, उसको ओपन कर दिया है। और करीब करीब सभी के लिए जो ये यूरिया बनाएगा नीम लेपित, उन्हें भूमि भी सस्ते देने का प्रयास होगा और तरीके से उन्हें सारी मदद की जाएगी। जहाँ इन्वायरमेंट की बात आती थी उसमें भी उन्हें बहुत तकलीफ होगी नहीं, इसलिए इसको हम बढ़ावा देना चाहते हैं। सर, नीम लेपित यूरिया की अगर उत्पादन की बात करें तो उससे फसलों की उत्पादकता तो बढ़ती है, जो मिट्टी का प्रदूषण है, सॉइल इरोजन है, वो भी रुकता है। तो ये किस तरह की कदम पहल है? देखिए, मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि हमारी परंपरागत ये पद्धति थी, उसको बढ़ावा दे रहे हैं और इससे निश्चित ही मिट्टी का प्रदूषण कम होगा, फसल का उत्पादन बढ़ेगा। भूमि में जो नाइट्रोजन का प्रमाण बढ़ते जा रहा है उससे भी कुछ अंश में रोक लगते हुए किसानों की फसल अधिक आने के बावजूद भी ज़मीन का लॉस, प्रदूषण कम होने के इसमें बहुत ज़्यादा आसार है, ऐसा परीक्षण में सामने आया हुआ है। सर, वर्तमान में जो नीम लेपित यूरिया उसका 60 मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है और आने वाले दिनों में इसको 310 लाख मीट्रिक टन उत्पादन किए जाने की सरकार की योजना है। इससे कहीं ना कहीं यूरिया की किल्लत खत्म होगी, तो एक कैसी पहल मानते हैं? ये एक अच्छी पहल है, एक अच्छी यूरिया जो किसानों को भी मिलेगा और देश की ज़रूरत जो है, देश की ज़रूरत पूरी करने का प्रयास हमारी जिम्मेदारी है। आज हम 60 लाख टन यूरिया बना रहे हैं और भविष्य में 310 लाख का लक्ष्य रखा हुआ है, लेकिन ये लक्ष्य भी और आगे बढ़ सकता है, क्यों तो इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। देश में बहुत ज़्यादा यूरिया की खपत है, मांग है और ये शुरू पहल में हमने इतना किया है, इसको लक्ष्य बढ़ाने का भी हम सोच रहे हैं। इसमें निश्चित ही किसानों को भी लाभ होगा, देश की सब्सिडी भी में भी इसमें बचत होगी। विदेश से आयातित यूरिया पर जो हमारी करेंसी जाती है उस पर भी हम रोक लगा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये अच्छे प्रयास हमारे मंत्रालय द्वारा चल रहे हैं। सर, आपने जिक्र किया वर्तमान में 71 लाख मीट्रिक टन हम यूरिया का आयात करते हैं। निम्न लोपित यूरिया के उत्पादन से जहां देश में स्वदेशी उत्पादन होगा, वहीं जो विदेशी मुद्रा है उसकी भी कहीं ना कहीं बचत होगी। तो इस पर किस तरह का आपका बयान है? ये हमारा ज़रूरी है। ये हम जो मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने जो बात कही है कि मेक इन इंडिया, इसी को चलते हर मंत्रालय और मेरा मंत्रालय भी ये काम कर रहा है। हमारे मंत्री महोदय श्री अनंत कुमार जी ने इसी को ध्यान में रखते हुए देश में अधिक से अधिक उर्वरक उत्पादन बढ़ाना और उसमें से हमारे देश में, देश की जो बहुत बड़ी मुद्रा यूरिया की आयात में खर्च होती है, उसको भी हमें रोकने की जिम्मेदारी हमारे मंत्रालय की बन गई है। इसलिए अधिक से अधिक उत्पादन कैसे बनेगा, कुछ संयंत्र बंद पड़े हुए उन्हें शुरू करना है, उनकी क्षमता बढ़ाना है, ये सारे बातों का हम अध्ययन कर रहे हैं और उसके तरफ में हम काम करने जा रहे हैं। सर, पूर्ववर्ती जो सरकार थी उसकी वजह से यूरिया की किल्लत, अक्सर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। नए सरकार की नीति और जो पॉलिसी बनी है उससे कहीं ना कहीं यूरिया की किल्लत खत्म होगी, किसानों को सहूलियत मिलेगी, क्या कहेंगे? पुरानी सरकार ने 10 वर्षों से यूरिया की मांग के अनुरूप उत्पादन बढ़ाने का कभी भी प्रयास नहीं किया है। ये स्पष्ट है कि यूरिया की मांग कम होने के कोई आसार नहीं थे, कि तो हर किसान, हर गांव में, हर तहसील में, हर स्टेट में इसकी मांग है। इसी को चलते नीति बननी चाहिए थी। मैं देखा कि कई ऐसे यूरिया के संयंत्र बंद पड़े हुए हैं, कई, जिसमें से पूर्व में यूरिया बनाया जाता था। अब इनको सभी को हम रिवाइवल प्लान बना रहे हैं और पुरानी सरकार की बहुत सारी गलतियों को हम सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में भी यूरिया और बनाने के और नए नए तरीके की भी हम प्रयास कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम देश की ज़रूरत जो है, आज 30 मिलियन से अधिक मीट्रिक टन से अधिक यूरिया की ज़रूरत है। हम करीब 22 मिलियन टन यूरिया बना लेते हैं। इससे और भी हमें देश में अधिक
उत्पादन करना पड़ेगा। हम चीन से, ऑस्ट्रेलिया से, रशिया से हम यूरिया बुलाते हैं जो कम जाता है, तो देश में ही उसकी उत्पादन बढ़े, इसलिए हम बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। सर, यूरिया की जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार ने कई सारी योजनाएं शुरू की। अभी जो मैंगलोर फर्टिलाइजर है, मद्रास फर्टिलाइजर है, इनको नाप्ता के तहत आने वाले 100 दिनों में सब्सिडी देकर फिर से शुरू करने की योजना चल रही है ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। तो ये किस तरह का कदम है सरकार का? ये नाप्ता पर आधारित भी यूरिया को हम सब्सिडी देना पुनः निर्णय लिया है हमारे मंत्रालय ने, क्यों तो ये तीनों भी संयंत्र अगर बंद रहेंगे तो यूरिया बनेगा नहीं। तो इस तरीके से नाप्ता एक महंगा आयात है, उससे थोड़ा सा यूरिया की लागत अधिक होती है, इसलिए इस पर हम सोच कर ही इसकी हमने पुनः सब्सिडी प्रारंभ कर दी है हमारी सरकार ने, ताकि यूरिया की उत्पादकता बढ़े, कम ना हो। देश में मांग ज़्यादा है। साथ में कई संयंत्र, जैसे रामागुंजम संयंत्र बंद पड़ा हुआ था, और भी बिहार के भी कई संयंत्र बंद पड़े हुए, पूरे देश में कई संयंत्र बंद पड़े। हमने साथ में और एक पहल की, कदम उठाया है, जिसे हम कोल टू गैस CTG के नाम माध्यम से हम इसमें से गैस बनाएंगे। गैस बनाकर हम इसमें यूरिया का उत्पादन करेंगे। ये भी हमारा बहुत जोरों से, और भविष्य में इस पर भी हम कोयले से आधारित यूरिया बनाने का प्रयास ज़्यादा करेंगे। चीन सदी के देशों में जो यूरिया का उत्पादन होता है, उसमें से 86% यूरिया कोयले से बनता है, कोल आधारित है। तो हम नाप्ता हो या नेचुरल गैस हो या कोल हो, इन सभी रास्तों से हम यूरिया बनाकर देश की ज़रूरत पूरी करने का हमारा मंत्रालय प्रयास करेगा। बहुत नज़दीकी के समय में हम ये काम पूरा करने वाले हैं। सर, अगर बात करें यूरिया की, तो चाइना और अमेरिका के बाद भारत ऐसा देश है जहाँ पे यूरिया का खपत और उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। आज जो सरकार की नीति है, पॉलिसी है, उसकी वजह से भारत आत्मनिर्भर हो गया यूरिया उत्पादन में, क्या कहेंगे? देखो, पुरानी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया इस पर। चीन एक ऐसा देश था कि जो यूरिया आयात करता था। आज चीन ने अपने देश की ज़रूरत समझते हुए कोल पर आधारित यूरिया बनाना प्रारंभ किया, और आज चीन आयात ही नहीं करता तो निर्यात करता है अपने देश की ज़रूरत पूरी करके। जबकि हमारा भारत देश से चीन में भी यूरिया की खपत बराबरी की है, कुछ अधिक है। अमेरिका में भी ये हाल है। तो हर देश अपनी ज़रूरत पूरी करने का हमेशा प्रयास करता रहा है, तो हम भी उसी दिशा से काम कर रहे हैं। और चीन, अमेरिका ने अपनी ज़रूरतें पूरी की है, तो भारत भी अपनी ज़रूरत पूरी करेगा। यही हमारा लक्ष्य रहेगा। मेक इन इंडिया यही संदेश देती है। सर, आपका मंत्रालय यूरिया के उत्पादन और खपत की जो असंतुलित नीति थी पहले की सरकार की, उसको संतुलित करने के लिए एक कारगर कदम उठा रहा है, जिसमें नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं, नई योजनाएं चलाई जा रही है, नए तरीके से इस पे समीक्षा बैठक की जा रही है, क्या कहेंगे? देखो, कृषि मंत्रालय ने बीच में बयान दिया था, मंत्री जी ने, कि यूरिया की अधिक यूज करने से ज़मीन की प्रदूषण बढ़ गया, मिट्टी का प्रदूषण बढ़ गया है, कृषि भूमि का नुकसान हो रहा है। और सारी बातों को देखते हुए जो प्रधानमंत्री जी बार बार हमारे देश को संदेश देते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड की बात चल रही है, तो हमारा मंत्रालय उस पर भी काम करेगा कि सॉइल हेल्थ कार्ड को अधिक से अधिक बनाया जा सकता है। कौन सी भूमि में, कौन सी मिट्टी में कौन सा खाद का उपयोग होगा, कहाँ NPK होगा, कहाँ SSP होगा, कहाँ यूरिया लगेगा, कितनी मात्रा में लगेगा, इस पर भी अध्ययन की ज़रूरत है। यूरिया का मांग और यूरिया की यूज करना, ये दोनों बातों का तालमेल होना चाहिए। मुझे एक बहुत ये इस बात में मैं देखा हूँ कि मंत्रालय में बैठने के बाद में, कि भारत सरकार, हमारा मंत्रालय सभी राज्यों की जो यूरिया एलोकेशन है, मांग है, उस अनुसार हमने यूरिया भेज देते हैं। लेकिन वितरण प्रणाली में भी सुधार लाने की ज़रूरत है, तो स्टेट करती है। तो हमारे केंद्र और स्टेट का इसमें समन्वय बहुत ज़रूरी बनता है। तो कुछ कुछ स्टेट में इसका अच्छे तरीके से पालन होता है, और कुछ स्टेट में गड़बड़ियाँ हो रही है। इसलिए कुछ कुछ ज़िलों में यूरिया की कमी जाती है, और उसमें हम नहीं मानते कि उसमें केंद्र सरकार की कुछ, हमारे मंत्रालय कुछ उसमें खामियां हैं, गलती है। स्टेट की वितरण प्रणाली में
कुछ कुछ स्टेट में सुधार लाने की ज़रूरत है। तो इसलिए उत्पादकता, वितरण, ये दोनों बातों का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। सरकार की जो योजना उसके तो 5,360 रुपये खुदरा कीमत निर्धारित की गई है यूरिया की। किसानों के हित में 2.2 करोड़ टन उत्पादन हो रहा है, 90 लाख मीट्रिक टन आयात किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो संवेदनशील जो मसले हैं किसानों से जुड़े, उनको लेकर बहुत गंभीरता दिखाई जा रही। तो किस तरह का संकेत आने वाले दिनों में देखा जाएगा? देखिए, हमारे देश में जो यूरिया की जो खपत है 30 मिलियन से अधिक है, उत्पादन 22 मिलियन है। हमें 9, 10, 8, 10 मिलियन हमको बुलाना पड़ता है, तो इसमें लागत भी बढ़ जाती है। आयातित यूरिया की कीमत ज़्यादा है और सरकार बहुत ज़्यादा सब्सिडी देकर किसानों को यूरिया सस्ता दे रही है। 5,600 रुपया के आसपास इसका मूल्य निर्धारित किया गया है। और मैं इतना कहूँगा कि हमें करीब करीब 16,000 से 19,000 रुपया तक इसकी हमें लागत आती है। बहुत बड़ी सब्सिडी देने के बावजूद भी किसानों को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं महंगे यूरिया से। प्रयास ये होगा कि ये यूरिया की लागत कम हो, उत्पादकता देश में ही बढ़े, ताकि हम किसानों को और भी सस्ता और इसी कम से कम इसी स्तर पे हम यूरिया उनको देने की हमारी मानसिकता है। क्यों तो देश में कृषि बहुत बड़ा क्षेत्र है और कृषि पर आधारित जीवन जीने वाले किसानों की संख्या देश में अन्य व्यवसायिकों से बहुत ज़्यादा है। कृषि प्रधान देश है, तो सरकार का चिंतन, हमारे मंत्रालय की जो चिंतन है, विचार है, ये इसी को है कि किसानों को तकलीफ ना हो, सस्ता यूरिया मिले। और इसका एक ही रास्ता है कि हम देश में और उत्पादकता बढ़ाएं और अनन्य मार्गों से सस्ता यूरिया कैसा बन सकता है उस पर ही हमारा रिसर्च होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। सर, नीम लेपित यूरिया के उत्पादन से किसानों की उत्पादकता बढ़ रही है। 15 से 20% उत्पादकता में इजाफा देखने को मिल रहा है। आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। सालाना जो 6500 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी दी जाती है उसमें भी कहीं ना कहीं कटौती देखने को मिल रही है। किस तरह के फायदे इसके सामने आएंगे सर? देखिए, करीब सब्सिडी तो और ज़्यादा दी जाती है, लेकिन नीम लिपित यूरिया यूज करने से वहाँ पर उसका हो जाएगा तो उत्पादकता बढ़ेगी। मैं फिर से कहता हूँ कि मिट्टी का प्रदूषण भी कम होगा और सब्सिडी के साथ में हमारी विदेशी मुद्रा की भी हम बचत कर सकते हैं। ये सारे तरीके से प्रभावी रहेगा, किसानों को अधिक लाभप्रद रहेगा। मिट्टी की जो प्रदूषण होने की जो उसमें बढ़ाव जो हो रहा था, वो रोकने के लिए ये एक अच्छा उपाय मैं मानता हूँ। उत्पादकता के साथ में ये दोनों बातें साथ में रहेगी। सर, आने वाले दिनों में सरकार यूरिया को नियंत्रण मुक्त करने का प्लान भी बना रही है ताकि इसकी रेटों में जो इजाफा होता रहता है, किल्लत आती रहती है, उससे निजात मिल सके। देखिए, सरकार इस मामले में बहुत गंभीर भी है। हम नहीं चाहते कि किसानों को यूरिया की किल्लत आए और हम ये भी सोचते हैं कि हमारी सब्सिडी भी कम हो, विदेशी मुद्रा की भी बचत हो। ये सभी बातों को जब हम काम करने जा रहे हैं तो किसानों के हित में ही नीति बन रही है। मैं थोड़ा सा इन कीमतों के बारे में भी बार बार चर्चा होती है कि कीमतें बढ़ेगी। हमने तय किया है कि ना कीमतें बढ़ाएंगे ना सब्सिडी कम करेंगे, दोनों साथ में चलेगा। जो चल रहा था वो परंपरा चलेगी। सर, अगर बात करें नीम लेपित यूरिया के उत्पादन की, तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है मेक इन इंडिया, तो कहीं ना कहीं ये मेक इन इंडिया के एक सपने को साकार करता है नीम लेपित यूरिया का उत्पादन। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है देश के लिए और जो हमारी विजन लेके देश में सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री चल रहे हैं, तो उसके विजन को हम सभी ने ही मदद करनी चाहिए, समझना चाहिए। हर मंत्रालय जहाँ जहाँ उत्पादकता की बात आती है तो हमने इस क्षेत्र में काम करना ही पड़ेगा और सरकार भी हमें इसमें मदद कर रही है। जहाँ जहाँ पर हमें फंड की बात आएगी तो वहाँ वहाँ सरकार हमें अवश्य मदद करने जा रही है। तो हम निश्चित ही हमारे देश की जो मैन पावर है उसका अच्छा उपयोग करेंगे। बंद पड़े हुए संयंत्रों को पुनः एक बार शुरू करके वहाँ पे उत्पादकता ही बढ़ेगी और मैन पावर को भी काम मिलेगा। इसका अर्थ ये होता है कि दो बातों पे देश चल रहा है,
अग्रसर होके कि स्किल डेवलपमेंट और मेक इन इंडिया दोनों बातें इसमें साबित हो जाएगी। देश में स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, वहाँ के बेरोजगार युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को काम भी मिलेगा, उत्पादकता बढ़ेगी तो देश की ज़रूरतें हम पूरी करेंगे। दो चक्कों पे ये देश और भी स्पीड में दौड़ेगा, ऐसा लगता है मुझे। तो ये थे केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री हंसराज अहीर, जिनका मानना है कि सरकार आने वाले दिनों में न केवल यूरिया को नियंत्रण मुक्त करने जा रही है, बल्कि किसानों को वाजिब दाम पर भरपूर यूरिया मिले, इसकी व्यवस्था भी करने जा रही है। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। स्वच्छ भारत मिशन यानी स्वच्छता के जरिए एक नया भारत बनाने की अनूठी पहल, इंडिया भी इसमें भागीदारी निभा रहा। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी। सर, क्या मायने हैं इस स्वच्छता अभियान? देखिए, इसकी इम्पोर्टेंस इतनी बड़ी है कि आप इस बात से समझिए कि हिंदुस्तान में जिसको भारत में सोचा जाता था जो काम नहीं हो सकता, वो काम हमारे प्रधानमंत्री करके दिखा रहे हैं। कम से कम शुरुआत ऐसी कर रहे हैं कि लग रहा है सबको ये संभव है। कई उदाहरण है इसके कि क्या संभव नहीं हम समझते थे और वो अब संभव कर रहे हैं। भारत की आज जो पूरे इंटरनेशनल जो देश हैं उसके अंदर जो स्टेटस है, ये किसी से पूछिए कि पिछले 10 महीने पहले क्या कोई सोच सकता था कि भारत के प्रधानमंत्री का जब जाएं तो पूरी दुनिया उनकी जय जयकार करे, लेकिन आज हो रही है। उसी तरह हम कभी ये सोचते नहीं थे कि भारत हम साफ कर सकते हैं, यही समझते थे कि ये असंभव है। आज वो ऐसा लग रहा है सबको कि हाँ संभव है। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने हर हिंदुस्तानी को जगाया है कि आप शामिल होंगे तभी भारत सक्सेसफुल होगा। सर, महात्मा गांधी जी ने जो एक आज़ादी का सपना देखा था, उसमें राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ स्वस्थ और विकसित राष्ट्र का सपना था। मोदी जी इसको अब पूरा करने जा रहे, क्या कहेंगे? ये स्वच्छता एक तरह से इस तरह से मानिए कि जब हम अपना घर साफ रखते हैं, अपना शहर साफ रखते हैं, तो उससे हमारा मन भी साफ रहेगा और उससे हमारी राजनीति भी साफ रहेगी, हमारा प्रशासन साफ रहेगा, हमारा व्यवसाय साफ रहेगा, हमारा काम करने का तरीका साफ रहेगा। जब पूरा हिंदुस्तान एक तरह से साफ हो जाएगा, यही स्वच्छता का सही मतलब है कि सिर्फ गंदगी जो तो हमें दिखाई देती है वही नहीं, जो गंदगी हमारे पूरे सिस्टम के अंदर है वो भी साफ हो। सर, जो दुनिया के राष्ट्र हैं जिनको स्वच्छ देशों की गिनती में गिना जाता है, वहाँ के नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारी और बहुत सारे कर्तव्य ऐसे हैं जिसकी वजह से वो स्वच्छ माने जाते। अपने देश में इस तरह की व्यवस्था किस मायने में देखी जाती है? एक व्यवहार की बात है। जब स्वच्छता हम अपने व्यवहार में डाल लेते हैं, उसको ढाल लेते हैं, तो एटीट्यूड चेंज हो जाता है, रवैया चेंज हो जाता है। और जब रवैया चेंज होता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, तो फिर वो स्वच्छता हर जगह हम लेकर आते हैं। और जब हर जगह स्वच्छता आएगी भारत के अंदर, तो भारत अपने आप प्रगति करेगा। इस तरह एक ग्रामीण क्षेत्र का, आप जयपुर ग्रामीण का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश में आज भी बहुत सारी आबादी ऐसी है जो आर्थिक तंगी के चलते खुले में शौच जाने को मजबूर रहती है। आपने एक लक्ष्य दिया है, सांसद आपके द्वारा ग्राम कार्यक्रम आप कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिससे गाँव में बुनियादी सुविधाएँ और स्वच्छता का जो मिशन है पूरा किया जा सके, क्या कहें? देखिए, लक्ष्य तो प्रधानमंत्री ने दिया है और दूसरा लक्ष्य जो सांसद आपके द्वार एक तरह से वसुंधरा राजे जी ने दिया, जिन्होंने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करा। हम उनके दिए गए विजन और उनके लक्ष्य, उनके उद्देश्य को पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी मेहनत से। तो ये थे सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, जिनका मानना है कि स्वच्छता अभियान न केवल एक सफाई अभियान है, भाई एक नए भारत का उदय करने का एक नया मिशन है। कैमरामैन जेपी सिंह के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। सर, स्वच्छ भारत मिशन के जो प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है, मीडिया भी इसमें भागीदारी निभा रहा है। आज एक कार्यक्रम में आप आए हैं। स्वच्छ भारत मिशन को 2019 तक पूर्ण रूप से सार्थक बनाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं?
देखिए, आज का जो ये प्रयास है, ये मेरे ख्याल में एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जब मीडिया इस वक्त जुड़े, तो जैसे अभी यहाँ चर्चा थी कि लोकतंत्र के सारे अंग इस काम में सक्रिय हो, और आज जो नेशनल क्लब ऑफ इंडिया के द्वारा स्वच्छ भारत का जो कार्यक्रम रखा, इसमें जो रीजनल जर्नलिस्ट जुड़े हुए लोग हैं वो सब आए, तो ग्रामीण अंचलों में इसकी जो पहुंच, जो अभी कई बार समीक्षा करते पाया गया कि कम हुई, वो इसके माध्यम से बढ़ेगी। और ग्रामीण अंचलों में जब स्वच्छता का वातावरण बनेगा, तो मुझे लगता है कि 2019 तक जो हमने सपना देखा है कि हम पूरे भारत को स्वच्छ भारत बनाएंगे, स्वस्थ भारत बनाएंगे, वो सपना हमारा पूरा। 121 करोड़ से अधिक देश की आबादी है, आज भी गाँव में टॉयलेट जैसी सुविधाएं मूलभूत सुविधा के रूप में गिनी जाती है, लेकिन वो है नहीं। आप ये गाँव में रहे हैं, देखा है आपने, तो इस तरह का जो वातावरण है उसको किस तरह बदला जा सकता है? लेकिन अभी ये टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम के माध्यम से काफ़ी संख्या में टॉयलेट बन रहे हैं और टॉयलेट बनाने की प्राथमिकता दी है। लेकिन साथ साथ में मैं चाहूँगा कि नगर निकाय या जो गवर्नमेंट ट्रस्ट वगैरह हैं, या ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी इसके लिए प्रत्यक्ष से बजट देना भी पड़ेगा, और सामाजिक संस्थाओं को भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने से हर वर्ग जब इससे जुड़ जाएगा, तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वच्छता का ऐसा वातावरण बनेगा कि खुले में शौच जाने की प्रथा, उसके माध्यम से हो रही बीमारियों के प्रति जागरूकता, ये जब पैदा होगी, तो ग्रामीण जनता भी स्वच्छता से जुड़ेगी, और जब जनता जुड़ जाएगी तो निश्चित रूप से हम इसका लक्ष्य पूरा करेंगे। थैंक यू सर। तो 2019 तक जो स्वच्छता मिशन का प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा है, वो किस तरह पूरा किया जाएगा? मुझे लगता है कि देश के अंदर जिस ढंग से जागृति हो रही है, उस जागृति को देखने के पश्चात काफ़ी मात्रा में हम इस चीज़ को जल्दी ही पूरा कर लेंगे, और आगे चलकर जो 2019 में कहा है कि उस समय स्वच्छ भारत सब दूर दिखाई पड़ेगा, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि देश की जनता ने जब स्वयं एहसास कर लिया है, तो उसको पूरा होने में देरी नहीं होगी, विलंब नहीं होगा, और 2019 में भारत स्वच्छ भारत का स्वरूप दुनिया के सामने दर्शाएगा। थैंक यू सर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 तक स्वच्छ भारत का जो एक सपना देखा, उसमें पानी का जो पीने का मसला है कहीं कहीं बहुत महत्व रखता है। आप ये जिम्मेदारी संभालें, तो किस तरह सर इसको देखते हैं 2019 तक ये लक्ष्य पूरा हो पाएगा? मुझे भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस मिशन को देश के सामने रखा है, स्वच्छ भारत को, इसमें आम लोगों की सहभागिता अनिवार्य है, और मैं समझता हूँ कि भारत की सरकार शुद्ध जल लोगों तक पहुँचे, उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं और बहुत सारी राशियाँ विभिन्न राज्यों को दी हैं। मुझे भरोसा है कि राज्य सरकार जो राशि आवंटित की गई है, जो योजना दी गई है, और उसको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। आमतौर पर प्रोग्रेस थोड़ी धीमी है, मुझे भरोसा है कि सब लोग मिल करके जल 67 वर्ष की आज़ादी के बाद अगर जल शुद्ध नहीं मिल रहा है, और जल की वजह से लोग अनेक बीमारियां को आमंत्रित कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती का मुकाबला हमारी सरकार करेगी लोगों के सहयोग के साथ। मुझे भरोसा है कि आने वाले दिन में जो योजना है, जो राशि है, उसका सदुपयोग राज्य सरकार करेगी, और आम लोगों तक शुद्ध पेयजल मिले,
इसके लिए प्रयास करेंगे। सर, देश के ऐसे बहुत सारे विभाग हैं, कई राज्य राजस्थान जैसे जहाँ सूखे की समस्या रहती है, पीने का पानी बहुत बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, तो उस पर किस तरह का आपका विचार है? उसके लिए भी राज्य सरकार से विमर्श करके योजना बनाई गई है और राज्य सरकार को कुछ कमी अगर नज़र आए तो केंद्र सरकार से विमर्श करके उस कमी को दूर करें, ऐसा मेरा प्रयास होगा। केंद्रीय पुलिस बलों की पहचान न केवल आंतरिक सुरक्षा के प्रहरियों के रूप में की जाती है, बल्कि खेल प्रतियोगिता में अव्वल रहकर मेडल जीतने वाले जाबाजों के रूप में भी की जाती है। इन दिनों राजधानी दिल्ली में केंद्रीय पुलिस संगठन क्लस्टर आयोजन किए जा रहे हैं। इन खेलों का क्या मकसद है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़। सर, इस तरह के जो खेल है, इनके आयोजन का क्या मकसद रहता है? देखिए, ये सशस्त्र सीमा जो सारे बल हैं, आईटीबीपी है, पुलिस फोर्सेस हैं पूरे राज्यों की, ये सब हमारी रक्षा करते हैं। अलग अलग इनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन साथ ही एक विश्वास है कि खेलों से जो कैरेक्टर होता है वो बेहतरीन बनता है और साथ साथ टीम स्पिरिट बनती है आपस में, और रिलैक्सेशन भी होता है, फिटनेस भी होती है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये आयोजन करवाए जाते हैं और इनमें से कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो इन्होंने पूरे देश का नाम रोशन कराया आगे जाकर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में। तो इसी तरह से प्रतिभाएं ऊपर आती हैं। तो पूरे देश की शुभकामनाएं हैं इन सभी सीमा बलों के साथ। सर, 34 टीमें आई हैं पूरे देश भर से, तकरीबन 1600 खिलाड़ी हैं, तो कहीं खेल प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे कई अवसर मिलते रहने चाहिए। इससे जिनके डिपार्टमेंट हैं जहाँ से ये आते हैं उनका भी मनोबल बढ़ता है जब उनके खिलाड़ी जीतते हैं। सर, आप भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, तो कहीं एथलीट्स में आज के समय में किस तरह की आप ज़रूरत देखते हैं और अन्य युवा खिलाड़ी आगे? सबसे बड़ी ज़रूरत अवसर की है। अवसर मिलने चाहिए खेलने के लिए, चाहे वो स्कूलों में हो, कॉलेज में हो, या जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो। खेलने का अवसर मिलना बहुत ज़रूरी है। एक तरह से एक ह्यूमन राइट होता है खेलना। सर, आप भी अपने संसदीय क्षेत्र में जो सेना में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं या खेलों में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए स्टेडियम वगैरह पे काफ़ी खास ध्यान दे रहे हैं, तो ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाना कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? अपने क्षेत्र में मैंने अभी सेना की रिक्रूटमेंट रैली करवाई जो 6 साल बाद पहली बार हुई थी, और हर साल मैं करवाऊंगा। मैं आईटीबीपी, बीएसएफ और इनसे भी बात कर रहा हूँ। इनके भी अपने तरीके हैं रिक्रूटमेंट के। एक तो उससे अवसर मिलता है ऐसे डिपार्टमेंट्स में जाने का, दूसरा स्कूलों, कॉलेजों के अंदर उनको प्रोत्साहित करना कि खेलों के आयोजन करवाए जाएं। साथ साथ मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में भी खेलों के आयोजन करवाता रहता हूँ। तो ये थे सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिनका मानना है कि जवानों को खेलों के आयोजन से चुस्त दुरुस्त और स्फूर्तिवान बनाए रखने में तो मदद मिलती ही है, उनके अंदर छुपे खेल रूपी हुनर को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलती है। कैमरामैन AK सिंह के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। ये नज़ारा है राजधानी दिल्ली में आयोजित हो रहे 63वें अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर के भव्य समारोह का। अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रक बोर्ड द्वारा भारत तिब्बत सीमा पुलिस के सहयोग से आयोजित इस समारोह का उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया। समारोह में बोलते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि सफल खिलाड़ी बनने के लिए संसाधनों से ज्यादा इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। अपने आप में एक वो कुछ पाने की इच्छा को और बढ़ाइए, एक जिंदगी में कुछ करने की इच्छा को और बढ़ाइए। और ये भी मुझे यकीन है
कि जो रिसोर्सेज होते हैं, साधन होते हैं, उन साधन से ज़्यादा ज़रूरत होती है इच्छा शक्ति की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कृष्ण चौधरी ने कहा कि इस तरह के राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से प्रतिभाशाली जवानों को आगे आने का मौका मिलेगा। देखिए, किसी भी वर्दीधारी बल के लिए आवश्यक है कि वो अपने शारीरिक क्षमताओं में हमेशा विकास करे। टीम स्पिरिट की भावना जगती है और कई लाभ हैं। खेलों में भाग ले रहे पुलिस बलों के प्रतिभागी खिलाड़ी भी यहां आकर काफी खुश नजर आए। इस चीज़ से हमारे अंदर स्किल पावर, विल पावर एंड टीम वर्क का जो मादा है वो हमारे अंदर ज़्यादा मजबूती से पैदा होता है। तो अच्छी उम्मीद लेके आए हैं और मेडल लेके जाएंगे, जीत के जाएंगे। मैं 11वीं बार आ रहा हूँ राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ खेलने। कुश्ती का खिलाड़ी हूँ और मेडल तो अब खेल में दिखेगा। कोशिश करेंगे, अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं मेडल लेके जाऊं और अपने स्टेट का नाम रोशन करूं। मैं पहली बार वेट लिफ्टिंग ऑल इंडिया में आया हूँ। मेडल लेने की पूरी कोशिश करूँगा। 5 मार्च तक चलने वाले इस रेसलिंग क्लस्टर के दौरान जूडो, कुश्ती, जिम्नास्टिक और बॉक्सिंग जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर के पुलिस संगठनों की 34 टीमों के तकरीबन 1600 खिलाड़ी मेडल जीतने के लिए अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। समारोह के दौरान लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। केंद्रीय पुलिस बलों की पहचान न केवल आंतरिक सुरक्षा के सजग प्रहरी के रूप में की जाती है, बल्कि खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर मेडल जीतने वाले जाबाज खिलाड़ियों के रूप में भी की जाती है। इन दिनों राजधानी दिल्ली में ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से आई 34 टीमों के तकरीबन 1600 खिलाड़ी जिम्नास्टिक, जूडो और रेसलिंग में भाग लेकर न केवल अपनी जाबाजी का प्रदर्शन करेंगे, बल्कि मेडल जीतकर अपने अपने पुलिस बल का नाम भी रोशन करेंगे। कैमरामैन ए अनंत कुमार के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। Remember Indira Gandhi for her courage and remarkable qualities which made people sometimes call her the Empress of India. Born on November 19, 1917, Indira Priyadarshini became extensively involved in the Quit India movement of 1942. She grew up in an intensely political atmosphere. Till 1964, she remained active in understanding the problems of the country. As Information and Broadcasting Minister in Lal Bahadur Shastri's cabinet, she gave a new meaning to Doordarshan and All India Radio. In 1966, after Shastri's death, Indira became the Prime Minister of India. She soon showed an ability to win elections and outmaneuver opponents through populism. She introduced more left-wing economic policies and promoted agricultural productivity. Indira will be remembered for her commendable efforts in the development and progress of science, space exploration, irrigation, as well as policies like the nationalization of banks and the 20-point program. Her emphasis for development of the minorities led to amendment to the introductory part of the Constitution, and the word secularism was added. प्रेम और करुणा सिखाई और उस धार्मिक रास्ते पे अगर देश चले तो एक नया समाज हम बना सकते हैं। Indira Gandhi's Garibi Hatao slogan and proposed anti-poverty programs gave her a popular national support. During her tenure, the country made strides in the defense sector, gaining new heights in missile technology. 1971 saw Indira emerging as a brave leader after the crushing victory in the war with Pakistan. With the Pokhran atomic test under Indira's leadership, India emerged as the world's youngest nuclear power. She also gave a strong representation at the Conference of Non-Aligned Countries in 1983. She succeeded in foreign policy matters and became known as an outstanding leader during the Cold War era. कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही नहीं जाएगी और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूं कि एक एक खून का
खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। A grateful nation pays its humble tribute to this great soul on her birth anniversary. Bureau Report, DD News. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपने मनपसंद कार्यक्रम रंग तरंग में। 30 मार्च को दिल्ली के बीकानेर हाउस में राजस्थान दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्या कुछ हुआ खास, देखेंगे अपने संवाददाता ओपी यादव की इस रिपोर्ट में। यूं तो राजस्थानी लोक संगीत पूरी दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इस हफ्ते दिल्ली का बीकानेर हाउस राजस्थानी लोक गायकों की मखमली आवाज से गुलजार होता नजर आया। मौका था राजस्थान दिवस का। कार्यक्रम की शुरुआत हुई राजस्थान की मशहूर लोक गायिका मांगी बाई आड़े के लोकगीतों से। मांगी बाई एक ऐसी कलाकार हैं जिन्हें लोग बड़ी श्रद्धा की नजर से देखते हैं, और देखे भी क्यों नहीं। मांगी ने अपना संपूर्ण जीवन राजस्थानी लोकगीतों को समर्पित कर दिया। वो उम्र की पड़ाव पर हैं, लेकिन उनकी गायकी से ऐसा कतई नहीं झलकता कि वो अपने जीवन के 70 से भी ज्यादा वसंत देख चुकी हैं। राजस्थान दिवस के मौके पर मांगी ने अपनी गायकी से ऐसा समा बांधा कि लोग अपनी सुध-बुध खो बैठे। पचपन 60 साल से मांड गा रही हूँ। जब तक मैं 5-7 साल की थी और मैंने मांड गाना शुरू किया, अभी तक गा रही हूँ। बच्चों को भी मैं शिक्षा देती हूँ, सिखाती हूँ। अच्छा, मांड गायकी की खासियत क्या है? खासकर ये इसमें है कि ये है कि थोड़ा सा क्लासिकल से टीचिंग है। बाकी गाना है, मांड इसको कहते हैं भाई। केसरिया बालम है, पधारो मारे देश, ढोलारी मुमल है, सेणारा बायरिया है, ऐसी बहुत मांड है। तो ये मैं बरसों से यही काम कर रही हूँ। मांगी के बाद बारी आई प्रख्यात ध्रुपद गायक उस्ताद फहीमुद्दीन खान डागर की। वाह डागर साहब, आपका क्या कहना। डागर साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दिया दिखाने के समान है। फिर भी इतना तो हम बताए देते हैं कि फहीमुद्दीन खान डागर का नाम उन चुनिंदा ध्रुपद गायकों में शामिल है जिन्होंने इस शैली यानी ध्रुपद गायकी का मान बढ़ाया है। मैं इस संक्षेप में इतना ही आपको बताना चाहूँगा कि ये अपनी भारत की बहुत प्राचीन और रिफाइंड शैली है जिसका नाम ध्रुपद है, और जो अपने अंदर पूरी भारतीय संगीत की जानकारी रखती है ये, और अपनी संस्कृति से पूरी ये जुड़ी हुई, यानी ये संगीत के द्वारा भारतीय संस्कृति क्या हो सकती है उसको प्रिजर्व किए हुए।
आज़ादी के 2 साल बाद 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य को भारत संघ में शामिल किया गया था। तब से लेकर अब तक राजस्थान दिवस को लोग इस दिन बड़ी संजीदगी से मनाते हैं और अपनी गौरवशाली अतीत की झलक पेश करते हैं। ओपी यादव के साथ नदीम अख्तर अंसारी, रंग तरंग, डीडी न्यूज। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। साराभाई का जन्म अहमदाबाद के एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक परिवार में 12 अगस्त 1919 को हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वो लंदन गए और वहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद स्वदेश लौटे और सर सीवी रमन संस्थान में बतौर अनुसंधानवेत्ता के तौर पर अपनी सेवाएं शुरू की। अपने काम के प्रति लगन और होमी भाभा के सहयोग से उन्होंने थुम्बा में पहले रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की। बाद में अपने अथक परिश्रम और अनुसंधान की बदौलत उन्होंने 21 नवंबर 1963 को सफलतापूर्वक भारत का पहला रॉकेट लॉन्च किया। देश के इस प्रतिष्ठित वैज्ञानिक ने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया और उन्हें पद्म भूषण समेत कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। साराभाई ने हमेशा राष्ट्रहित को प्राथमिकता देते हुए विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान की व्यावहारिक पहुंच का फायदा आम आदमी को दिलाने की सोच रखी। सरल स्वभाव और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी रहे डॉक्टर साराभाई की 31 दिसंबर 1971 को मौत हो गई। वो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन राष्ट्र विकास में उनके योगदान के लिए इस महान वैज्ञानिक को देश का हर नागरिक हमेशा हमेशा याद करता रहेगा। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नई सरकार के एजेंडे में ग्राम विकास के साथ साथ कृषि और पशुपालन भी शामिल है। क्या है नई सरकार का स्वदेशी गायों के संवर्धन के संदर्भ में एजेंडा? इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी। सर, जो नई सरकार आई है उसके एजेंडे में स्वदेशी गायों के संवर्धन के लिए काफ़ी सारी योजनाएं हैं जी। क्या एजेंडा है नई सरकार का? नई सरकार का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। अब तक जो पॉलिसी चलती रही वो क्रॉस ब्रीडिंग को बढ़ावा कहीं ना कहीं देती रही। पहली बार सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के नाम से, हम जो स्वदेशी गाय कह सकते हैं, आप अपनी देसी गाय या इंडिजिनस कैटल जो है उसको बढ़ावा देने की योजना है। क्योंकि आज भी 73% देसी गायें, जब तक हम उनको बढ़ावा नहीं देंगे, उनका दूध का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, पूरे देश में दूध का उत्पादन नहीं बढ़ सकता। तो कहीं ना कहीं अब सरकार की जो पॉलिसी रहेगी वो देसी गाय को बढ़ा देने की रहेगी। सर, जो विदेशी गायें हैं उनके दुग्ध उत्पादन की जो कैपेसिटी उसको देखते हुए किसान स्वदेशी गायों को छोड़ रहे हैं, विदेशी को अपना रहे हैं, तो सरकार के एजेंडे में किस तरह की योजना होगी ताकि इसको प्रोत्साहन किया जा सके? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। किसानों का लगातार एक वो रहा है कि जो गाय दूध ज़्यादा देगी किसान उसी को रखेगा, और बात भी किसान की ठीक है कहीं हद तक। लेकिन हमें ये देखना है कि जब हमारी गायें ब्राज़ील जाकर अच्छा दूध दे सकती हैं तो कहीं ना कहीं सिलेक्टिव ब्रीडिंग के द्वारा वो हमारे देश में भी अच्छा दूध दे सकती हैं। उस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। उसी चीज़ पर ध्यान देकर देसी गाय का उत्पादन बढ़ाना है, जिससे किसान को देसी गाय को रखने में फ़ायदा हो सके। वही गवर्नमेंट की पॉलिसी है। सर, जो गायों का जो अपशिष्ट है उसके जैविक खेती के साथ साथ कई सारे मेडिसिनल वैल्यूज है, तो सरकार इस दिशा में क्या काम कर रही है? लगातार इसमें कुछ एनजीओ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, कुछ संगठन ऐसे जो इसमें लगातार अच्छा कार्य कर रहे हैं। सरकार लगातार, हम बातचीत उनसे चल रही है कहीं ना कहीं। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन की जो स्थापना, एक तरह से ये जो मिशन है वो इसी चीज़ में है कि हम इसके साथ साथ दूध के अलावा जो देसी गाय का, आप देखिए हमारे अगर जो क्रॉस ब्रीड के बुल्स हैं उनका कोई यूज़ नहीं है आज, वो सड़कों पर आवारा घूमते हैं। लेकिन अगर आप देसी गाय के बुल की बात करेंगे तो कृषि में उत्पादक में सहायक है। इसी तरह से ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो देसी गाय दूध के अलावा भी हमें दे सकती हैं, उस पर भी लगातार वो चल रहा है सरकार का कार्य।
सर, सरकार राष्ट्रीय गो अभ्यारण्य और जैसे गोकुल मिशन तमाम तरह की ऐसी योजनाएं ला रही हैं जिनके जरिए स्वदेशी गायों को प्रोत्साहित किया जाए, तो क्या इन योजनाओं का एजेंडा होगा और किस तरह पूरी की जाए? नहीं, एजेंडा तो बिल्कुल क्लियर है कि देसी गायों को बढ़ावा देना और उनमें उत्पादकता बढ़ाना, जिससे किसान को उन्हें रखने में फ़ायदा हो। क्योंकि हमें सबसे बड़ी बात यह, अगर किसान को फ़ायदा नहीं होगा तो वो नहीं रखेगा। तो इसकी उत्पादकता बढ़े और इसके जो और प्रोडक्शन है दूध के अलावा, उनका हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आज उसी तरह की एक ये मीटिंग है, सेमिनार है आप कह सकते हैं, कि जो साइंटिस्ट बताएं, जो NGO वाले हैं, जो इन पर ग्राउंड पर काम कर रहे हैं इस चीज़ में, कि इसको बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, इसके और क्या क्या यूज हमें दूध के अलावा किन किन प्रोडक्ट्स को हम गाय से ले सकते हैं। गायों का जो एक भारतीय संस्कृति है उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रहा, सांस्कृतिक वैल्यू समझे, धार्मिक वैल्यू समझे, लेकिन धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। आए दिन गायों के जो आप देखते रहे वध हो रहा है, कई तरह की चीज़। बांग्लादेश में इतनी सारे लाखों गायें हर साल चली जाती है कटने के लिए, इसको रोकने के लिए सरकार क्या प्रयास करे? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारी संस्कृति में गाय को माता खाया गया है, लेकिन बात वही हुई कि धीरे धीरे किसान की जोत छोटी हुई, उसके पास भूमि की कमी हुई, उसे अपना पेट पालने के लिए बहुत से काम करने पड़े थे। लेकिन अब नई सरकार की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है कि कुछ NGO का तो यहाँ तक कहना है कि एक गाय 10 एकड़ फसल के लिए पेस्टिसाइड भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। इस तरह के एक्सपेरिमेंट अलग अलग लोग चला रहे हैं। हम उन सबको संगठित करके, उन सब की जो आज तक के उनका रिसर्च कह सकते हैं या उनको अनुभव है, उनका लाभ उठाकर हम गाय को इस तरह की चीज़ बनाएंगे कि किसान की एक वो हो जाए कि एक गाय अगर किसान रखेगा तो उसे ये फ़ायदे हैं। किसान को आपको फ़ायदा देना पड़ेगा। किसान को सिर्फ भावना ही नहीं चला सकती, उसके पेट का भी सवाल है। तो कहीं ना कहीं हमें इस तरह का गाय को इस तरह की चीज़ बनाना है, किसान के लिए वो अच्छा हो जाए। जब किसान के लिए वो हर चीज़ में उपयोगी रहेगी तो किसान उसको बेचेगा नहीं, तो बांग्लादेश जाना अपने आप बंद हो जाएगा, मेरा मानना है। सर, किसान जो 70% जो आबादी है खेती करती है और 90% किसानों के घर में देसी गाय हैं, लेकिन उत्पादन की अगर बात करें तो उसका बहुत ही कम मूल्य मिल पा रहा है। तो क्या वजह है? दूध कम हो रहा है, उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, आपकी बात, दूध का मूल्य ठीक मिल रहा है। दूध की हमें देसी गाय जो हैं उनका दूध का आप देखेंगे, अगर आप किसी से भी पूछेंगे शहर में वो देसी गाय के दूध की उसकी आवश्यकता है, वो आपको कहेगा मुझे क्रॉस ब्रेड का दूध नहीं चाहिए, मुझे देसी गाय का दूध चाहिए। लेकिन समस्या किसान की है कि क्रॉस ब्रेड ज़्यादा दूध देती है, देसी गाय कम दूध देती है। अगर हम देसी गाय का प्रोडक्शन कहीं ना कहीं क्रॉस ब्रेड के पास ले आए तो कोई भी व्यक्ति, ना तो देसी गाय बीमार होती हैं, हमारी संस्कृति, हमारे माहौल, हमारी जलवायु को अनुकूल है, तो उनके प्रोडक्शन को अगर हम थोड़ा सा उठा पाए सिलेक्टिव ब्रीडिंग द्वारा, तो हर किसान देसी गाय रखेगा, देसी गाय को अपने आप छोड़ देगा, मेरा मानना है। तो ये थे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान, जिनका मानना है कि सरकार न केवल गायों को प्रोत्साहन देने के लिए काम कर रही है, बल्कि उन्नत नस्ल सुधार के जरिए उनको उपयोगी बनाने की दिशा में काम कर रही है। कैमरामैन गोपाल के साथ OP यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। नई सरकार के एजेंडे में ग्राम विकास के साथ साथ कृषि और पशुपालन भी शामिल है। किसानों को नवीन तकनीक से युक्त खेती के उपयोग की सलाह देने के अलावा सरकार अब स्वदेशी गोवंश को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम कर रही है। सरकार की इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा न केवल स्वदेशी नस्लों को संरक्षित करने की दिशा में काम किया जा रहा है, बल्कि नस्ल सुधार कर उन्नत गोवंश संवर्धन को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। कैमरामैन गोपाल के साथ OP यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। देश में सुधरेगी गायों की दशा। सरकार ने अपनी मंशा साफ करते हुए कहा है कि गोधन भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है। इसलिए सरकार देश भर में गोधन अभ्यारण्य बनाकर गायों को संरक्षण करने की दिशा में काम करेगी। सरकार की इस पहल से दुग्ध उत्पादन में तो बढ़ोतरी होगी ही, गायों के पंचगव्य के उपयोग से जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। कैमरामैन गोपाल के साथ OP यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। (1779) की फ्रांस क्रांति ने दुनिया में छात्र राजनीति का जो इतिहास लिखा, उसे आज भी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में याद किया जाता है। भारत में भी आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद
कई ऐसे महत्वपूर्ण जन आंदोलन हुए जिन्होंने न केवल युवाओं को समाज में एक नई पहचान दी, बल्कि राजनीतिक पाठशाला का कहरा सिखाकर विधानसभा और संसद की दहलीज तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली।